हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, एंट्रोपी। हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस पार्ट में एंथैल्पी से रिलेटेड बात की थी और उसकी कैलकुलेशंस की थी, और साथ साथ मैंने आपको बताया था हमने कैसे प्रोसीड किया था लैटिस एनर्जी की तरफ, जिसको आपने कहा था बॉर्न-हेबर साइकिल 2। और हमने वहीं पर एक और डिस्कशन आपके साथ किया था, दैट इज ऑल अबाउट द कैलोरीमेट्री, जिसको हमने नेमिंग किया था बॉम कैलोरीमीटर से। आफ्टर दैट हम लोग को जो आज के सेशन में डिस्कस करना है वो क्या है, होल थिंग अबाउट द एंट्रोपी। और एंट्रोपी सुनते ही दिमाग में सिर्फ दो चीजें आती हैं, रैंडमनेस और डिसऑर्डर। दो चीजें मैं कह सकती हूँ। एंट्रोपी, अभी हम लोगों ने देखा कि एंट्रोपी के अंदर मैं बार बार एक ही चीज कहूंगी, रैंडमनेस और डिसऑर्डर की बात की जाएगी। हाँ, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी डिस्टर्ब होती है, हम लोग की और आप लोग की, क्योंकि हम हमेशा मिसमैनेज, डिसऑर्डर, कभी भी कोई भी चीज़ कहीं भी, तो ये हम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो एंट्रोपी क्या है? इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज़ अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ कहूँगी, थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री में सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगा, फिजिक्स वाले सर सराउंडिंग में पढ़ाएंगे, अपन को यहाँ पर सिस्टम के अंदर अप्लाई करके चलना है। तो बात समझ में आ गई। हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे सिस्टम के अंदर, साथ साथ उनका रैंडमनेस और डिसऑर्डर के मेजर किया जाएगा। उसी को आप क्या कह रहे हैं, एंट्रोपी। किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय कैपिटल एस। गलती ये नहीं करनी है कि एंट्रोपी ई से स्टार्ट होता है तो सिंबल भी ई हो जाएगा, नहीं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज कैपिटल एस। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब ये क्यू क्या है? हीट चेंज, और टी क्या है? टेम्परेचर। सिंपल सा है, दैट इज हीट एंड दैट इज टेम्परेचर। अब एक चीज याद आनी चाहिए कि क्योंकि रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है, मीन्स ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टोटली मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो कह सकती हूं मैं कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इट इज ऑल्सो एन स्टेट फंक्शन। काम कैसे होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको काम होना चाहिए, दैट इज एंट्रोपी। दैट इज यू, कि हमें एग्जाम में पास होना है, अब चीटिंग करके हो लो या खुद पढ़ के हो लो, ये तो फर्क नहीं पड़ता ना कैसे हो रहे हो, पास ही तो होना है। तो बस बात समझ में आई क्या है ये? इट्स एन स्टेट फंक्शन और एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर व्हाट, मास डिपेंडेंट। क्लियर है? कर लेंगे, फिर से बता दूं शॉर्ट में। एंट्रोपी कैपिटल एस, मास डिपेंडेंट फैक्टर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, एंड द फॉर्मुलेशन इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, दैट मीन्स चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि एक बात हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को लेके की थी और एक मैंने आपसे कहा था नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों रिलेशंस याद आ जाने चाहिए, इससे प्रीवियस वाले सेशन में ही हमने पढ़े थे, और मैंने बताया था जहां थोड़ा सा एफर्ट तुम्हें लगाना पड़ रहा है और फिर से वो चीज़ अपने आप हो जा रही है, उसको कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस। यानी कि मैंने कहा कि ये पेन मुझे अगर नीचे फेंकना है तो मुझे सिर्फ कितना सा एफर्ट लगाना है, इसको अपने हाथ से छोड़ना है, दैट्स इट, अपने आप जाएगा। दिस इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हुआ? मैं इस पेन को ज़मीन में पड़ा है और मैं से कहूँ भाई खड़ा हो, क्या वो हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के? मैं उसको बोलूँगी भाई पेन आप उठिए और मेरे पास आइए, वो पेन नहीं आएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। लाइकवाइज मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए जब मम्मा कहती हैं तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं करता है पढ़ने का, और कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वही हमारे टॉपर्स हैं। तो चलो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अगर अब मैं एंट्रोपी से रिलेट करूं तो मैंने कहा अगर रैंडमनेस, सुनना बड़े ध्यान से, एज द रैंडमनेस इंक्रीजेस, तो मैं कह सकती हूं कि भाई एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका फंक्शन ही ये है। इससे रिलेट कर लो, सही है बात? बिल्कुल सही है, आ जाओ। और इसको मैं चलो आर से ले लो, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ समझना है अभी यहां पर हमको। तो क्या मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कह सकती हूं कि डेल्टा एस, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0? बिल्कुल। अब इसी को अगर मैं पूछ लूं नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर, तो फटाफट से मुझे बता दो कि नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या चेंज आएगा। स्पॉन्टेनियस का इक्वेशन मैंने लिख के दिया है, नॉन स्पॉन्टेनियस तुम मुझे लिख के बताओ। तो मैंने तुमको लो हिंट देती हूं कि रैंडमनेस डिक्रीज होगी,
या फिर डिसऑर्डर कह लीजिए, एज द रैंडमनेस और डिसऑर्डर डिक्रीजेस, सो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो भी यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये लीजिए इक्वेशन, अब तो बना दो, पूरा रिलेशन बता दिया मैंने आपको। तो क्या कह देंगे, डेल्टा एस इज लेस देन 0। कोई दिक्कत होपफुली नहीं है, कर लोगे यहाँ तक। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक दो एग्जाम्पल पूछती हूँ। मैंने तुमसे कहा 3 प्रोसेसेस दे रही हूँ, अब मुझे बताओगे कौन सा स्पॉन्टेनियस है कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। ए से बी की तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, आप मुझे बताइए क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। सेकंड मैंने आपसे पूछा है अब प्रोसीड हो रही है फ्रॉम बी टू ए, एंड इन द केस ऑफ थर्ड इट इज एन प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल। तीनों केसेस में एक तो मुझे बताना है कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो चलो 1 to 1 चेक कर लें फटाफट से। मैंने कहा पहले स्टेप में ए से बी की तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन जो है मुझे कोई एफर्ट नहीं देना पड़ रहा है इन द इनिशियल्स। तो आप कहेंगे इसको दिस इज इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस, कह दोगे। और क्या बताया था, जब स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव। दूसरे वाले में यहाँ से सी दिस, इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूँ तो आपका एक्सटर्नल एफर्ट है, आपने कह दिया लीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस, जस्ट रिवर्स है। वही यहाँ ये बॉल यहाँ थी, फट से स्लोप से नीचे आ गई, मैंने बस हल्का सा इसको पुश किया, ये अपने आप ही नीचे आ गई। इस वाले केस में मैंने इस बॉल को कहा भाई आप नीचे पड़ी हो, यहाँ से ऊपर आके दिखाओ, क्या ये आ जाएगी, नहीं आएगी, अनटिल अनलेस जब तक आप उस पर एक्सटर्नल एफर्ट देते। तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। अब जब केस है रिवर्सिबल का, तो आप क्या कहेंगे, रिवर्सिबल के केस में क्या हो गया, इधर से भी प्रोसीड हो रहा है और उधर से भी प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन दोनों साइड से हैपन हो रही है। तो आप कहेंगे डेल्टा एस इक्वल्स टू 0। कर लोगे, कोई दिक्कत। चलें आगे यहाँ तक, चलो आ जाओ। अब हम बात करते हैं इस डेल्टा एस। अब आपने अच्छे से समझ लिया, एस और डेल्टा एस में कंफ्यूज नहीं होना है। एस हम सिंपली डिनोट कर रहे हैं एंट्रोपी के लिए, और जब डेल्टा एस यहां मैं लगा दूं तो याद रखना दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। क्योंकि एंट्रोपी का चेंज कब देख रहे हो, जब स्टेट में चेंज हो रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। अब अगर इसको टर्म्स में पूछ लिया जाए इनिशियल टू फाइनल स्टेट, सबसे पहले आपने इसका फॉर्मुलेशन लिखा दैट डेल्टा एस मींस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस फाइनल माइनस डेल्टा एस इनिशियल, चेंज इन एंट्रोपी इन द फाइनल स्टेट माइनस इन द इनिशियल स्टेट। अब इसी को अगर रिएक्शन के पर्पज से पूछ लिया जाए, रिएक्शन में पूछा जाए, तो आप क्या लिखेंगे उसको, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये लीजिए एक और आपके पास रिलेशनशिप आ गई। और अगर आपसे पूछ लेती है सिस्टम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए, तो आप क्या कहेंगे, डेल्टा एस टोटल मींस टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। तीनों रिलेशन ठीक है। चलिए अब इन रिलेशंस को याद रखते हुए अपन आगे प्रोसीड करते हैं। सो डेल्टा एस इज मोर पॉजिटिव व्हेन, क्या बताया था मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी, जब कभी भी आप हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इवॉल्व नहीं हो रही है, आई सेड अब्सॉर्ब कर रहे हैं। मींस अगर मेरे को कोई यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मेरे घर पे कोई आया या मेरे मॉम डैड ने मेरे को अचानक से बोला ले बेटा ये एक्स्ट्रा मनी और आज जाके तू पार्टी कर, मेरे अंदर से खुशी होगी, मैं अलग ही एक्साइटमेंट लेवल पे होंगी, मेरी पॉजिटिविटी बढ़ गई। तो मैंने कहा भाई मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ पर सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की है एक लोअर टेम्परेचर पे बिना कुछ किए, तो आप कहेंगे डेल्टा एस उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। क्लियर, रादर देन एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि मेरे को कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर कंडीशंस चेंज नहीं करनी पड़ी, जो नॉमिनल टेम्परेचर रेंज चल रहा था लोअर टेम्परेचर रेंज पे ही हीट सिस्टम जब अब्सॉर्ब करेगा तो डेल्टा एस मोर पॉजिटिव होगा। चलो अब इसको मैथमेटिकली भी हम एक बार प्रूव करके देखते हैं एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको बताया हम क्या लिख रहे थे, डेल्टा एस इक्वल्स टू फॉर्मुलेशन क्या था, Q बाय टी, और Q बताया था क्या था, चेंज इन हीट, एंड T इज टेम्परेचर। ये देखिए यहाँ मेंशन भी है, कांस्टेंट है हमारा T जो है बाबा, T बाबा यहाँ पर क्या है आपके, कांस्टेंट है, खेल ही टेम्परेचर का है।
तो समझ में आ गया क्यू क्या है, फॉर्मूलेशन याद रख लोगे। अब ये फॉर्मूला ना दिमाग में एकदम रट जाना चाहिए, क्योंकि बार बार अप्लाई होगा। अब ये इनको हम सारे प्रोसेसेस पे अप्लाई करके देखेंगे। क्या है फॉर्मूलेशन, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाय टी। तो चलो यहाँ से समझ में आ गई ये चीज़। अब ये भी पता है कि हीट गेन होगी तो क्या होगा और लॉस होगी तो क्या होगा, कर लेंगे हम इस चीज़ को। अब इसी चीज़ को अगर मैं इस रिवर्स प्रोसेस में लिख रही हूँ, द प्रोसेस इज़ नॉट रिवर्स, लेकिन मैथमेटिकली जब हम इक्वेशन यूज़ करते हैं फॉर एनी कैलकुलेशन, हम ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या है वो, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। पता हमें दोनों चाहिए, हमें ये भी पता है कि ये होता है, लेकिन मेजरली हम जो यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशंस कौन सा फॉर्मूलेशन है, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। हमने उसको पार्शियली फॉर्म में लिखा है। तो अब यहाँ आपको पता है कि टी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इन टर्म्स में, तो आप ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स में। आपने इसको लिख दिया, क्या हो गया, डेल्टा एज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाय डी टी। टी टी नहीं लिखा, होल टेम्परेचर लिख दिया, क्योंकि हमारा टी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो दोनों फॉर्मूलेशन समझ आ गए अच्छे से, बढ़िया। अभी समझने को कुछ ऐसा था ही नहीं। चलो अब अगर इसकी यूनिट टर्म्स की मैं बात करूँ, तो यूनिट टर्म्स कैसे निकालेंगे, बार बार एक ही फॉर्मूला मैं बोल रही हूँ, डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब टी के लिए मेरे को पता है, टेम्परेचर मान लिया, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में आप लोगे तो ये हो गया। तो आपने कहा जूल अपॉन मोल केल्विन, टेम्परेचर है केल्विन्स में, नंबर ऑफ मोल्स मोल में, और क्यू हीट जो है वो किस में हो गई, जूल्स में। इसी के अलावा एक और टर्म में पूछ लिया जाए तो याद रखनी है, दैट इज कैलोरी अपॉन मोल केल्विन, एंड थर्ड फॉर्म अर्ग मोल केल्विन। तो याद रख लोगे ये चीज़ें। अगर ऊपर पहुंच जाए तो इन्वर्स के फॉर्म में होंगी तो भी आपको लिखना आता है, कि इन्वर्स में लिखा होगा तो भी कंफ्यूज मत हो जाना कि इन्वर्स में कैसे आ गया, लिखना हमें आता है। तो यूनिट्स रट लोगे, क्या हो जाएंगी, अगर रटी भी नहीं जाती हैं तो निकालना भी आता है। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले से फटाफट से निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। अब गिवन टेम्परेचर पर भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको 3 फॉर्मूलेशन याद रखनी है कि गैस सबसे ज़्यादा होगा एंट्रोपी, दैन लिक्विड, दैन सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है। इस केस में वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन नंबर ऑफ मोल्स के गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, एंड टेम्परेचर, तीनों ही केसेस में। और साथ साथ एक और चीज़ याद रखनी है, अगर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है और गिवन टेम्परेचर पे है तो रिलेशनशिप होगा ये, ठीक है। कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी। अभी बेसिक चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा एंट्रोपी अभी आपको अच्छे से समझ में आने लग गई। तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें एंट्रोपी के चेंजेस देखने हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। इस पे तो आएंगे, उससे पहले एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ आपको एक नॉर्मल ग्राफ बना के दिया कि मैं रिएक्शन चल रही है मेरी x से y, y टू z एंड z टू अगेन x। इस प्रोसेस में मैं घूम रही हूँ। अब इस प्रोसेस में मैंने अगर आपसे एंट्रोपी का चेंज पूछ लिया, कहाँ से कहाँ तक, ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, क्योंकि एंट्रोपी में हम किस किस के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे एंट्रोपी बताओ, यानी कि एंट्रोपी चेंज मुझे बताओ। डेल्टा लगाए मीन्स एंट्रोपी चेंज बताओ, कहाँ से कहाँ तक, x से z तक। मतलब मैंने आपसे कौन से टर्म में रिलेशन पूछ ली, x से z मैंने पूछ लिया ये वाला। अब जब आपको ये बताना है तो आप कौन सा साइक्लिक पाथ फॉलो करेंगे, आप x टू z जाएंगे तो आपका भी एक वे होगा, x से पहले y पे जाएंगे, y से फिर z पे जाएंगे, फिर आप x z का रिलेशनशिप बता पाएंगे। तो ये लीजिए, आप इसको सिंपली क्या लिख लेंगे, आपको पता है x टू y प्लस y टू z, यही कहूँगी मैं। ऐसे ही तो मूव करोगे। आपको ये पूछा है तो आप सबसे पहले ये वाला पाथ देखोगे, फिर ये वाला पाथ देखोगे, फिर इस फाइनल पे पहुंचोगे। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ एस एक्स जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, एस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा। तो हम इस रिलेशनशिप से भी क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी निकाल सकते हैं। अब यहाँ इनकी जगह न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता चल गया कि हमें पाथ कैसे ट्रैवल करना है, कैसे फॉलो अप करना है, ठीक है।
एक चीज़ और याद रखेंगे कि डेल्टा एस बेटा मैंने आपको बार बार बताया है कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और थियोरेटिकल बेस्ड हैं, लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं और आप क्या करते हैं पूरा चैप्टर तो बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, आपको सब याद हो जाता है, सारी डेरिवेशंस निकाल लेते हैं, लेकिन ये बेसिक वाली चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ आपको भी कहूँगी इन चीज़ों को दिमाग में रखो, साथ साथ रिलेट करना सीखो और हैंड नोट्स बनाओ। तो मैंने क्या कहा, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एंड अ स्टेट फंक्शन। कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली हमने सारी चीज़ समझ ली। आ जाओ, अब हम बात करेंगे एंट्रोपिक चेंजेस की रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। नेक्स्ट क्या है, एंट्रोपिक चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो चलो हम समझते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में होगा या दोनों डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है। तो मैंने दोनों तरफ टेम्परेचर T1 ही ले रखे हैं, इधर से इधर जाए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर टेम्परेचर अलग अलग है T1 और T2 है तो मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कंडीशन सेम है तो आपने कहा ये चेंज आ जाएगा। इनको अभी इलेबोरेट करेंगे, मैथमेटिकली एक्सपैंड करेंगे। इरिवर्सिबल में आप कहेंगे वन डायरेक्शन ही होगा, यानी T2 से T1 हो जाए या फिर T1 से T2 हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट चेंज। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस को लेके। तो हमें याद रखनी है कुछ चीज़ें। अब रिवर्सिबल प्रोसेस की बात चल रही है, यहाँ मैंने लिखा है क्या, डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपिक चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू 0। यहाँ टी बेस में लगा है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप हमेशा टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ये तो हमें पता है। अब अगर मैं पूछूँ कि सिस्टम है ये मेरा, इस सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर है और अगर यहाँ से जो हीट रिलीज हो रही है, ये क्या हो रहा है, हीट रिलीज, ये लीजिए, उसको मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, DQ से। और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है, तो अब हमें क्या देखना है, दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस देखना है कि होता क्या है। तो आपसे मैंने सबसे पहले जब बताया कि डेल्टा एस जो सिस्टम है, क्योंकि यहाँ से हीट रिलीज हो रही है, तो क्या मैं इस टर्म को ये लिखूंगी -dQ/dt लिखूंगी, और हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं सिस्टम का गड़बड़ा रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पर T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नहीं होगा, जबकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस में T कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ कहा सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, -dQ/dt। तो हमें ये समझ में आ गया, -Q आया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भाई ये 0 के इक्वल नहीं होगा। पहली चीज़ क्लियर। अब इसी चीज़ को मैं सराउंडिंग से रिलेट करूँ, ठीक है, सराउंडिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपने कहा दैट इज +dQ/dt, लेकिन दोनों ही केस में आप क्या देख रहे हैं, दोज बोथ आर नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं है 0? 0 जब होती है क्योंकि प्रोसेस दिखा रहा है रिवर्सिबल, तो जो सिस्टम में होना चाहिए वही सराउंडिंग में होना चाहिए, तभी रिवर्सिबल का केस होगा। लेकिन आप देख रहे हैं सिस्टम में हीट रिलीज हो रही है, सराउंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो इन टर्म्स हम यहाँ पर कहेंगे दैट डेल्टा एस in total is equals to 0 for the case of reversible process, and in the isothermal process the temperature is always remains constant। तो बात समझ में आ गई कैसे आप रिलेट करेंगे सिस्टम और सराउंडिंग से। चलो नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। याद होगा जब एडियाबैटिक प्रोसेस बताया था तो वहाँ हमारी हीट क्या हो जाती है, कांस्टेंट, यानी कि मैंने Q कांस्टेंट कर दिया, तो डेल्टा Q तो हो गया 0। अब सिस्टम के लिए पूछ लो, सराउंडिंग के लिए पूछ लो, फॉर्मूला अगर याद है बार बार क्या था, Q/T। अब जब यही 0 है तो सिस्टम के लिए पूछा जाए, सराउंडिंग के लिए पूछा जाए, आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो इरिवर्सिबल प्रोसेस वन डायरेक्शन होगा, तो इसमें चेक कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने कहा कि भाई जो डेल्टा एस और टेम्परेचर कांस्टेंट है वो कह रहे हैं वेरी ग्रेटर देन 0, इरिवर्सिबल की बात चल रही है, तो चेक करते हैं। मैंने कहा सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, वेरिएशंस देखने हैं क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल है, वन डायरेक्शन है, तो दोनों के टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा। तो सबसे पहले सिस्टम का चेक किया, तो मैंने रिस्पेक्ट में लिखा क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो माइनस आ गया। अब हीट रिलीज हो रही है उसके लिए क्या लिखेंगे, DQ, तो हमने DQ लिखा। टेम्परेचर क्या है यहाँ पर हमारा, T1। लाइकवाइज मैंने सराउंडिंग के लिए भी मेंशन किया, क्या आ गया, +dQ/T2।
अब हमें निकालना है एस टोटल, क्योंकि हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को देख के चलना है। आप जब टोटल रिलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस रिलेशनशिप को इसमें ऐड कर दो, माइनस डी क्यू बाई टी वन प्लस डी क्यू बाई टी टू, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको अगर मैं टोटल को रिलेट करूं तो जो आपके T2 और T1 की टर्म्स थी इनको आप और एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, डी क्यू 1/T2 माइनस 1/T1, और उसको ओपन अप कर लो। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप देख लीजिए T1 माइनस T2, T2 माइनस T1। इतना तो आता है, बढ़िया, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो सीख लो। तो आपने इसको लिख दिया एक्सपैंड फॉर्म में। अब आपने क्या देखा कि जो आपका डेल्टा एस टोटल आया तो रिलेशनशिप क्या आता है, डी क्यू T1 माइनस T2 अपॉन T2 माइनस T1। दैट मीन्स कि ये ग्रेटर देन है 0 से। तो आपने होल ओवर कहा कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कर लोगे? सारी रिलेशनशिप्स यहाँ मेंशन भी करके दी हैं। कोशिश जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे आप इनको एक्सपेंड फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, रटने से कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल रिलेशंस हैं। हमने रिवर्सिबल के प्रोसेस में एक सेम टेम्परेचर रखा था, इरिवर्सिबल में हमने 2 डिफरेंट टेम्परेचर लिए हैं, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला पुट किया है। फार्मूले में हमने T1 और T2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड करके फॉर्मुलेशन निकाला है। क्लियर? चलो अब देखना है हमें एंट्रोपी का चेंज किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। एंट्रोपिक चेंजेस हमें गैसेस में अगर हम बात करें तो हम कौन सी गैस पे अप्लाई करेंगे, आइडियल गैसेस में। तो आइडियल गैसेस आपको पता है क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT, यही होती है। अब यहाँ आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बचा कौन, PVT। तो इनके अंदर देखना है सारा नाटक। अब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ देखनी है, और यहाँ हीट का कोई काम नहीं है। पहली चीज़ तो ये याद रखना। अब आप कैसे रिलेट करोगे, आपने कह दिया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में चेंजेस देखने हैं, हीट का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो एंट्रोपी चेंज देखना है। तो चलो एंट्रोपी चेंज देखोगे। पता है एंट्रोपी के लिए हम ऐसे नोट करते हैं, ये हमारा स्टेट फंक्शन है और फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डी है। फिर से रिवाइज कराने के लिए यहाँ लिखी है कि कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब रिलेशन में कौन जाएंगे, PVT बाबा। ठीक है, आ जाओ। अब तुमने क्या किया, इसको दूसरे फॉर्म में लिख लिया जो हम ज़्यादातर कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्या है, ds इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। हम मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं। अब याद आ जाना चाहिए इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जब तक इंटरनल एनर्जी याद नहीं आएगी इसको फर्दर एक्सपेंड आइडियल गैस पे तो रिलेट नहीं कर पाओगे। और इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में हमने जब निकाली थी क्या थी, डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टी। पुराने सेशन में जाना, अगर याद नहीं है तो पूरा चेक करना। और वहीं मैंने इसको कहा था अगर वर्क के फॉर्म में लिख लिया जाए तो वर्क हम कैसे रिलेट करते हैं, माइनस पी डेल्टा वी। ये दोनों एक्सप्रेशंस मैंने फाइनल लिखे हैं। अब इनका रिलेशन देखेंगे, क्या है, इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा टी एंड वर्क इज माइनस पी डेल्टा वी। आओ अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर मैं इसको चेक करूँ तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी क्या थी, हीट प्लस वर्क डन। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स डेल्टा क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब इसी को आपने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया, पार्शियल फॉर्म में लिखा तो डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू हो गया। यहाँ से इस क्यू को मैंने निकाल लिया बाहर, ये लो, तो ये आ गया डी यू माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ, आप देखो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बात चल रही है, प्रोसेस हमारा चल रहा है। आप यहाँ पर चेंजेस क्या देखेंगे कि इनिशियल स्टेट में जब यहाँ पर वर्क स्टार्ट हुआ आपने कहा टेम्परेचर रेंजेस क्या थी, P1 V1 T1, और फाइनल स्टेज पर पहुँचते ही ये क्या हो गई, P1 V2 T2। ठीक है, P2 V2 T2। अब क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एंट्रोपी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेट फंक्शन है, फाइनल टू इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो हमारा यहाँ पर ये इनिशियल है और ये कैसा स्टेट है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो चलो अब इसको मैं फर्दर एंट्रोपी के टर्म्स में ले लेते हैं। एंट्रोपी के लिए मैंने इंटीग्रल ऑफ ds लिया, तो आपको पता है डी क्यू बाई डी टी इंटीग्रल्स में लिखेंगे। नॉर्मल मैथ्स हमें पता है और हमने रिलेशन किए हैं अभी तक। तो आपने कहा इंटीग्रल ds इक्वल्स टू इंटीग्रल डी क्यू बाई डी टी। तो ठीक है, क्या रहा हमारा मल्टीपल, डेल्टा एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी ऑल ओवर। हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसी में मैंने यहाँ पर अभी तुमको ये टर्म्स बताई इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, डी क्यू की, ये रही, ये डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ से इसमें रख दो। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू
होल अपॉन टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए पहले बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लाए हैं हम इसको। मैंने इस वैल्यू को इस रिलेशन में रख दिया, डी क्यू क्यू वैल्यू रख दी, डी यू माइनस डी डब्ल्यू बाई टी। खोल लो, इलेबोरेट कर लो, डी यू अपॉन टी माइनस डी डब्ल्यू बाई टी, यही आएगा, दो टर्म्स में आ गया। चलो अब क्या करोगे, अब ये जो डी यू और डी डब्ल्यू था, डी यू और डी डब्ल्यू कहाँ गए, डी यू और डी डब्ल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को वहाँ रख दूँ, इसीलिए पहले बताई थी। आओ, डी यू और डी डब्ल्यू रख दो फॉर्मूले में, एन सी वी डी टी अपॉन टी माइनस पी डेल्टा वी अपॉन टी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जब दो माइनस दिख रहे हैं तो हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो होल ओवर जो चेंज इन एंट्रोपी आया मेरा वो क्या रहा, चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस, क्या आया, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एन सी वी डी टी प्लस इंटीग्रल पी डेल वी टी। कर लोगे रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि भाई आइडियल गैस के लिए हमें कहाँ से रिलेट करना है, तो मैंने सबसे पहले बताया पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन और आर हमारे कांस्टेंट हो गए, तो किस पर डिपेंड हुआ, पी वी और टी। हमने वहाँ टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कंडीशंस को देखते हुए अप्लाई किया किस पर, एंट्रोपी चेंज में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने यू और डब्ल्यू की वैल्यूज़ निकाली, और यू और डब्ल्यू की वैल्यूज़ निकाल के हमने पूरे एंट्रोपिक फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की, और हमारे पास फाइनल एंट्रोपी चेंज क्या आता है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एन सी वी डेल टी प्लस इंटीग्रल ऑफ पी डेल वी बाय टी। कर लेंगे, चलिए अब इस नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के अंदर क्या होगा, आइसोथर्मल में पता है कि थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो हम किसकी तरफ प्रोसीड करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम बचा, और वही इनिशियल टू फाइनल स्टेट के टर्म्स में, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 कर लिया, फॉर्मूले में रख दो, डेल्टा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी क्यू बाई डी टी, फॉर्मूला रखा डी यू माइनस डी वी अपॉन टी। अब यहाँ से हमें पता है, हमने वही रख लिया एन सी वी डी टी और पी डेल वी। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, इनिशियल टू फाइनल, तो क्या मैं लिमिट्स दूंगी यहाँ पर V1 टू V2, बिल्कुल। तो मैंने इन टर्म में आपको रिलेशन में दिया फ्रॉम लिमिट्स PdV के लिए रिस्पेक्ट में V1 टू V2, इसको मैंने और इलांगेट करके लिखा है, तो आपको पता है दैट इज NRT बाई V और DV बाई V, क्योंकि मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू लिखी NRT बाई V एंड दिस। अब इस टर्म्स को NR लॉग को मैं जब चेंज करूँगी तो लॉग टर्म में मैं लाऊंगी, तो आपको पता है क्योंकि लिमिट्स भी हैं V1 टू V2, तो मैंने इन लिमिट को चेंज किया, तो वो हमेशा किस में लिखी जाती हैं, अपॉन में, और इस अपॉन को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो जाता है नेक्स्ट माइनस में। हमें माइनस में नहीं ले जाना है, हमें वहीं तक रखना है, यानी कि मैंने NR से NR लॉग के टर्म में इसको रिस्पेक्ट किया है, लॉग के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज़ V2 बाय V1 के रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है PV इज इक्वल्स टू NRT है, हमारी इक्वेशन यही है। इस रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी वैल्यू और रख दूं तो आपको पता है क्या हो जाएगी, 2.303 NR log बेस 10 V2 अपॉन V1, और अगर इसी को प्रेशर के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए तो क्या होगा, P1 अपॉन P2। ये लो, कर लोगे, पहले भी बता चुकी हूँ सेम केस आइसोथर्मल का, पहले केस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ दोबारा से चीज़ें आई हैं, दोबारा से समझ लो, पूरी बात ये है। फिर कहूँगी खुद से कॉपी पेन पे इसको करके देखो सॉल्व, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक सुनते ही आ जाता है वॉल्यूम बाबा कांस्टेंट है, चलो फॉर्मूले में रख दो, NCVDT इज इक्वल्स टू लॉग के टर्म में चेंज करो, तो टर्म लॉग टर्म में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, T2 बाई T1, और फिर इसको फॉर्मूले में नहीं, सबसे पहले आपने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में रखते आपने लॉग टर्म में चेंज किया है, और क्योंकि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है टेम्परेचर को लिया, T2 अपॉन T1 हुआ, और इसको फिर हमने चेंज कर दिया लॉग टर्म में, लॉग बेस 10 में E से, तो आपने लिखा 2.303 NCV लॉग बेस 10 T2 अपॉन T1। ये लो, कर लोगे, कुछ नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट करो, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट करो, एक बार प्रेशर कांस्टेंट करो, आ जाओ। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक क्या कहता है, हीट ज़ीरो, सारा काम ज़ीरो। सबसे अच्छा प्रोसेस ही एडियाबेटिक प्रोसेस है, सबसे बढ़िया। चलो आइसोबारिक कौन कांस्टेंट होगा, प्रेशर, QP इज इक्वल्स टू NCP डेल टी, रख दो वैल्यूज़ NCP TT के अकॉर्डिंग, फिर से वही लॉग बेस में चेंज कर दो, T2 अपॉन T1 आ गया, सेम रिलेशन है, खुद से हाथ पैर चलाओ, NCP लॉग बेस E T2 अपॉन T1। हाथ पैर घर में लड़ाई नहीं करनी है, पेन चलाना है। अब सुनो, कर लोगे सारे प्रोसेस, यहाँ तक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
कुछ एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन से पहले अगर 5 मिनट का ब्रेक चाहिए बिल्कुल ले लो, रिवाइज़ करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन में मैं रिलेट करूँगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एंट्रोपी के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं साइक्लिक प्रोसेस के वे पे, जैसा मैंने अभी समझाया भी। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक प्रोसेस दे रखा है जिसमें आप देख रहे हैं A to C, C to D और D to A। ये चीज़ आपको एक तरीके से दे रखी है और यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं कि A to C कितना है दिस, C to D कितना है दिस एंड B to D कितना है दिस। तो क्वेश्चन तो अभी आया नहीं, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा फाइंड डेल्टा S A to B। आपसे पूछा है यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा S बताओ। और अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया था, वही प्रेशर वॉल्यूम कर्व वाला XYZ से, कि ये पूछा है तो आप इस पाथ को फॉलो करोगे 1 to 1। तो हम चलो इसको चेक कर लें। अगर मैं A to C के रिस्पेक्ट में बात करूँ, A to C के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ, आपको दिया है 50 EU, तो क्या मैं इसको यही लिखूँगी C माइनस A। A to C के रिस्पेक्ट में मुझे C में से A को माइनस करना पड़ेगा, और ऐसे ही C to D के रिस्पेक्ट में मैं लिखूँगी तो आप इसको लिखेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर D माइनस C, सॉरी या D माइनस नहीं, D to C। और थर्ड के केस में आपको कहा गया है B to D, तो आप एंट्रोपी चेंज कैसे देखेंगे, B to D कहा गया है तो D to B कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे आप, B to D में इनको काट दो, जो जो कट रहा है ये क्या है आपका B to D, तो आपका हो गया D माइन B। अब कौन कौन कट जाएगा, C कट गया, D कट गया, ये आपने काट दिए, बचा कौन, एंट्रोपी A to B। अब इस हिसाब से अगर आप डायरेक्ट चेक करें, जैसे हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो क्या दी हुई है A to B के रिस्पेक्ट में, ये आपको 50 दी है, ये 30 दी है और ये भी आपको +20 दी है। लेकिन इस रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इनको माइनर टर्म्स में चेंज कर रहे हैं, तो आपने कर दिया माइनस दिस। तो इनको कैलकुलेट कर लो, 50 + 30 इज़ 80, 80 - 20 = 60। तो आंसर क्या आ गया, 60 इलेक्ट्रॉन यूनिट। साइक्लिक पाथ फॉलो किया, फॉलो करते ही आपको इन टर्म्स में वैल्यू गिवन है, तो आप जब A to C की बात करेंगे तो यानी C माइनस दिस, इससे इसकी बात करेंगे दिस माइनस दिस, इससे इसकी बात करेंगे दिस माइनस दिस, होल ओवर ये आया। अब आपको पता है कि लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है उसमें हमें माइनस टर्म में इसका चेंज किया और हमारे पास रिजल्टेंट आ गया फ्रॉम, हमसे पूछा गया है A to B, तो हमने लिख दिया A to B हमारा कितना आ गया 60 EU। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लो। फिर से एक चीज़ पूछती हूँ कि मैंने H2O लिया, पानी, लिक्विड से आइस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड टू आइस का कन्वर्जन देखना है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट यहाँ रिलीज़ होगी, या हीट ज़्यादा दूंगी तब आइस में कन्वर्ट होगा? भाई लिक्विड है, लिक्विड से आइस में करना है तो हीट रिलीज़ होगी, टेम्परेचर कम होगा तभी तो जमेगी बर्फ़। तो आपने कर दिया, ठंडा चाहिए हमें वहाँ पर, तो इसके लिए अगर मैं डेल्टा एस चेक करूँ तो कैसे करोगे? आपने कहा सिस्टम के लिए क्या है, डेल्टा Q बाय T। अब सिस्टम के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ तो आपको दिख रहा है हीट हो रही है रिलीज, जब रिलीज होगी तो माइनस हो गया, और माइनस हो गया तो सिस्टम क्या हो गया, लेस देन 0। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना। अभी चलो, अब आपको पता है कि आपको हमेशा से ये टर्म्स यूज़ करते आए हो, तो मैंने कहा सराउंडिंग के लिए हमेशा ऐसे केसेस में ग्रेटर देन 0, और यूनिवर्स का पूछ लिया जाए तो भी ग्रेटर देन 0। अब स्पॉन्टेनिटी की अगर यहाँ बात की जाए तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, क्योंकि 100% करेक्ट नहीं है ये चीज़। क्या होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कर लेंगे, चलो यहाँ पर मैं किस रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ कि अगर आप स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी रिलेट करें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी 100% करेक्ट नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस काम है, एग्जाम्पल लो एक्सोथर्मिक का, ठीक है, तो आप कहते हैं कि सारी हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं होती, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक भी शो करती हैं, तो 100% स्पॉन्टेनियस नहीं हुई। इसी तरीके से आप नॉन स्पॉन्टेनिटी को भी देखेंगे तो भाई वो भी 100% नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होता। तो ये प्रूवन तो नहीं है, बस हाँ आप फेनोमेनन के बेस्ड एज एन एग्जाम्पल जो आप ले रहे हैं, फेनोमेनन रिलेट करते हो आप उन चीज़ों को प्रूव कर पा रहे हैं अप टू द लिमिट्स।
चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एंट्रोपी के कुछ। तो क्या है, द चेंज इन एंट्रोपी टेकिंग प्लेस इन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। यही मैंने कहा था कि कैसे होगा, क्या हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो स्टेट से, इनिशियल टू फाइनल, बीच में क्या हुआ कोई लेना देना नहीं। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट्स। सो हम कह सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल। आ जाओ, अब एंट्रोपी चेंज हुए इक्विलिब्रियम स्टेट में हम जीरो कहते हैं। सो फॉर नेचुरल प्रोसेसेस एंट्रोपी क्या होगी यूनिवर्स की, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी। और रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल हो या यूनिवर्स हो दैट इज इक्वल्स टू जीरो, इसलिए हम कहते हैं सिस्टम इक्वल्स टू माइनस ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, आओ अब एंट्रोपी के चेंज देखते हैं कुछ फेज ट्रांजिशंस के दौरान। वो फेज ट्रांजिशन क्या है, वही सॉलिड लिक्विड गैस। सबसे पहले बात करेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की। तो फ्यूजन क्या कहता है, चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड एट अ मेल्टिंग टेम्परेचर। सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन हमेशा क्या कहलाता है, फ्यूजन। तो लीजिए फ्यूजन इज इक्वल्स टू लिक्विड माइनस सॉलिड। फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो क्या लिख दिया जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन दिस। कर लेंगे, चलो ये है चलिए तो क्या होगा, एस फ्यूजन इज इक्वल्स टू एस लिक्विड माइनस एस सॉलिड इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन होल अपॉन कौन सा मेल्टिंग टेम्परेचर, फ्यूजन वाला टेम्परेचर इन फ्यूजन स्टेट। चलो नेक्स्ट क्या है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मीन्स लिक्विड टू वेपर। कौन सा स्टेट होगा, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो हमारा फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा, वेपर माइनस लिक्विड, यानी कह सकती हूँ चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू वेपर्स। तो आप फॉर्मुलेशन क्या लिखेंगे, डेल्टा एच वेपर अपॉन टी बेल बीपी। अब ये बीपी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज, लिक्विड से वेपर में चेंज कब होगा, जब वो स्टेट बॉइलिंग फेज पे होगा, और उसी को यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट किया गया है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट इज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कहता है, सब्लिमेशन इन्वॉल्व्स द डायरेक्शन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से डायरेक्ट वेपर। बॉर्न हेबर्ट साइकिल में भी यही पढ़ाया था। सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जब चेंज होता है, तो लीजिए आप लिख देंगे वेपर टू सॉलिड और डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब कोई दिक्कत होगी। तो ये सारे फॉर्मुलेशंस इंपॉर्टेंट थे। यहाँ जाके आपका एंट्रोपी भी जो हो जाता है वाइंड अप। एक पार्ट और बचा है हमारा इस चैप्टर का थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि लास्ट और ब्लास्ट पार्ट है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर आप कहते हैं जहाँ से आप ड्राइव करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। उसको हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक फिर से मैं आपसे कहूँगी बेटा, यहाँ ये जो प्रोसेसेस हैं मैं एडवाइस ही करूँगी और रिक्वेस्ट भी करूँगी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटी से ज़्यादा हैंड रिटन कैपेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन डेरिवेशंस के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ रटने से नहीं आएगी। थर्मो अगर रटा तो कभी समझ नहीं आएगा, और जो समझा, लिंक किया, लिखा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच।